हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के देखिए पॉलिटी के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो सबसे पहले लेक्चर को हम स्टार्ट करें उससे पहले ये दोनों बॉडीज़ होती क्या है इनको हमको पहले समझना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वे इंस्टीट्यूशंस होती है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई जाती हैं। आसान भाषा में समझें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जिक्र किया गया था। इन इंस्टीट्यूशंस का काम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। इन्हें सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बदल नहीं सकती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के एग्जांपल की बात करें तो फाइनेंस कमीशन आता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के एग्जांपल है। इन सभी इंस्टीट्यूशंस का काम स्पेसिफिक हैं और वे देश की गवर्नेंस और पॉलिसीज़ को शेप करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है। अब बात करें हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वे इंस्टीट्यूशंस होती है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है। इन्हें बाद में गवर्नमेंट ने अपने रूल्स और ऑर्डर के ज़रिए बनाया है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें सरकार अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार बदल या फिर हटा सकती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें इनकी तो जैसे कि सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या एनसीडब्ल्यू हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सभी एग्जाम्पल है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के। इन बॉडीज़ का गठन जो है, इनका जो फॉर्मेशन है वो सरकार की नीति और गवर्नेंस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और ये देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें अहम योगदान देती हैं। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है। इनके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम। इन्हीं सभी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये सभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अगर हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंतर्गत पढ़ने वाली सभी संस्थाओं की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो उसमें हम पढ़ेंगे सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें सबसे पहला आता है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो होता है ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल और स्टेट के बीच पैसों के अलोकेशन से रिलेटेड रूल बनाता है। और फाइनेंस कमीशन का काम जो होता है ये फिक्स करना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा जो है वो रखना है और स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है, ताकि सभी स्टेट का डेवलपमेंट टाइमली हो सके, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे संविधान के पार्ट 12 के आर्टिकल 280 में बताया गया है। ये एक टेम्पररी कमीशन है क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में प्रेसिडेंट के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। हर 5 वर्षों में फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित होता है। इस कमीशन में एक चेयरमैन और चेयरमैन सहित टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट करता है। ये कमीशन के जो मेंबर होते हैं इनका टेन्योर 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो पहले पूरी हो जाए। इस कमीशन का इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स का अलोकेशन करना। अभी तक 16 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन जो है वो किया जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी थे। ये चीज़ आप जरूर दिमाग में रखिएगा और एग्जाम देने जाओ तो जितने भी हम इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस कर रहे हैं, इन सब के चेयरमैन का नाम आपको याद रख के जाना है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या होता है कि बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लेना है नोट्स में और इन सभी बॉडीज़ के चेयरमैन का नाम आपको दिमाग में रखना है। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है ये समझ गए हम। आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में सिविल सर्वेंट की रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी के रिक्रूटमेंट करने का काम करती हैं।
ये कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करके एलिजिबल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो करती है जो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करते हैं। ये एक संवैधानिक बॉडी है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 में बताया गया है। ये कमीशन में एक चेयरमैन और चेयरमैन सहित टोटल 11 मेंबर होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं और अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से की जाती हैं। जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर जो होता है वो 6 सालों का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ग्रेड ए और ग्रेड बी की जॉब होती है उसके रिक्रूटमेंट करने का काम करती हैं। ये सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अधीन कार्य करती हैं। इस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो कौन थे? सर रोज बार्कर थे। और फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे? HK कृपलानी। इस कमीशन के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनका नाम आप एग्ज़ाम के अंदर दिमाग में रख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हम इंस्टीट्यूशन डिस्कस करते हैं जो कि आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। यह भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह ही काम करता है लेकिन ये स्टेट लेवल पर काम करता है। वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा था, ये स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। और हर स्टेट का अपना जो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो स्टेट की गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इससे संविधान के पार्ट 14 के आर्टिकल 315 में बताया गया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है और इसके मेंबर्स होते हैं। मेंबर की संख्या जो है वो नियम और आवश्यकताओं के अनुसार तय की जाती है। इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनकी नियुक्ति राज्य के गवर्नर के द्वारा की जाती है। इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 6 साल या फिर 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाए वहां तक इनका टेन्योर होता है। ये एक स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि स्टेट की ग्रेड ए और ग्रेड बी के जॉब की रिक्रूटमेंट करता है और स्टेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंडर ये अपना काम करता है। तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ये एक इंस्टीट्यूशन कंट्री में इलेक्शन को व्यवस्थित ढंग से कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। साथ ही में ये कमीशन जो है ये भी तय करता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो निष्पक्ष और सही तरीके से किए जा रहे हैं। फिर वो कंट्री के लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे स्टेट के विधानसभा का इलेक्शन क्यों ना हो। इसके बारे में हमारे संविधान में पार्ट 15 के आर्टिकल 324 में बताया गया है। इस कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? 3 मेंबर होते हैं इसमें। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। इनके मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। शुरुआत में जो इलेक्शन कमीशन था वो एक मेंबर बॉडी का था लेकिन 1989 में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर का प्रोविजन करके कमीशन को मल्टी मेंबर जो है वो बना दिया गया। सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनका नाम आप दिमाग में रख के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा इंस्टीट्यूशन आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये जो कमीशन है ये शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके राइट्स की रक्षा करना, उनको सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। इस कमीशन का काम ये इंश्योर करना होता है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अपने राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ये सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस आयोग की होती है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है। इस कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, वो कब दिया गया? 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया या किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत दिया गया। ठीक है। इसे पार्ट 16 के आर्टिकल 338 में दर्ज किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है। इस कमीशन में एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, इसके अलावा 3 मेंबर भी होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इस कमीशन के मेंबर का टेन्योर 3 सालों का होता है। इस कमीशन का मुख्य काम क्या है? इंडिया में शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, साथ ही में उनके वेलफेयर के लिए भी सोचना। तो ये काम होता है इस कमीशन का। इसी से मिलता जुलता एक और कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये कमीशन जो है वो एसटी के लोग मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इस कमीशन का काम ये भी इंश्योर करना है कि ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स और जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी देखने का काम जो होता है वो इस कमीशन का होता है। इस कमीशन को भी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत
संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है और पार्ट 16 के आर्टिकल 338A में इसे दर्ज किया गया है। इस कमीशन में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। इनका भी देखिए जो कमीशन होता है उसके मेंबर का टेन्योर 3 सालों का होता है। और कमीशन का मुख्य काम क्या होता है? इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए सोचना। अगला देखिए हम इंस्टीट्यूशन डिस्कस करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए ये जो कमीशन है वो बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी है उनके राइट की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। साथ ही में इसका मुख्य काम ये भी देखना होता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनको एजुकेशन, जॉब्स और अदर गवर्नमेंट स्कीम में रिजर्वेशन और प्रॉफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इस कमीशन को 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया है। पार्ट 16 के आर्टिकल 338B में से स्थान दिया गया। इस कमीशन में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। इस कमीशन के मेंबर का टेन्योर भी 3 सालों का होता है और इसका मुख्य काम क्या होता है? इंडिया में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनके डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए सोचना। समझ में आया आपको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किस संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 102 संवैधानिक संशोधन एक्ट 2018 के तहत। तो ये संवैधानिक निकायों को हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक निकाय। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत देश की एक प्रमुख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि गंभीर क्राइम जो होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कि करप्शन या फिर फ्रॉड या अदर मेजर जो भी क्राइम्स होते हैं, ये एजेंसी उनकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। ये जो एजेंसी है ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इसे देश में CBI के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। इसका फॉर्मेशन जरूर दिमाग में रखिएगा कि कब हुआ था, 1963 में हुआ था और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर CBI का गठन हुआ था। जब भी आप एग्जाम में पेपर देने जाओ, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के जो भी चेयरमैन हैं उनका नाम आप दिमाग में एक बार रख के ज़रूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए हम डिस्कस करते हैं, इंस्टीट्यूशन आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये जो कमीशन है देश में गवर्नमेंट कामकाज में करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया है और इस कमीशन का काम ये इंश्योर करना होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ईमानदारी से काम करे और किसी भी तरह के करप्शन का लाभ न उठाए। ये इसका काम होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो भी 1964 में ही हुआ था, के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही। इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 3 और मेंबर का टेन्योर जो होता है वो 4 साल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला देखिए इंस्टीट्यूशन आता है नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये जो कमीशन है देश में वुमेन के राइट्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इस कमीशन का मेजर काम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव को रोकना है। उन्हें किसी भी तरीके के भेदभाव से वुमेन को जस्टिस दिलाना है। नेशनल वुमेन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1992 में हुआ था और इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो 6 होते हैं। अगली देखिए निकाय आती है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इंपॉर्टेंट है ये। इस कमीशन को सिटीजन के ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस कमीशन का काम ये देखना है कि किसी भी पर्सन के साथ इनजस्टिस न हो और उसके राइट्स का भी हनन ना हो। इसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। इसमें भी टोटल मेंबर 6 होते हैं और मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु तक। अगला आता है हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन। ये जो कमीशन है माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ जिनमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट ये जो आते हैं इनके राइट्स की रक्षा करता है ये कमीशन। इनका मुख्य काम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ भेदभाव न हो ये देखना होता है। इसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं। अगला आयोग आता है हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। तो ये कमीशन जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के तहत पब्लिक को गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें अगर किसी पर्सन को गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वह इस कमीशन के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। इसका फॉर्मेशन 2005 में हुआ था। लास्ट कमीशन डिस्कस करते हैं हम, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस कमीशन को बच्चों के राइट्स की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि बच्चों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन न हो, उन्हें अच्छी शिक्षा, एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ,
अच्छा प्रोटेक्शन जो है वो प्राप्त हो। कुल मिलाकर बच्चों को वह सभी अधिकार और सुविधाएं फैसिलिटी मिले जिनकी उन्हें ज़रूरत है। इस कमीशन का जो फॉर्मेशन है वो 2007 में हुआ था। इसमें टोटल मेंबर 7 होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने भारत के महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डिस्कस किया, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय को। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अच्छे से कवर करे हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से ही पूछा जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैंने आपसे ये इंस्टीट्यूशन या कमीशन डिस्कस करें, इनके चेयरमैन का नाम आप ज़रूर दिमाग में रख के जाइएगा एग्जाम में। यहाँ पर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि मैं अगर आपसे अभी डिस्कस कर लूँ और कल को चेंज हो जाए तो उसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ये लिस्ट जो है अपने पास अच्छे से पूरी अपडेटेड मेंटेन करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हमको पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो कौन करता है? गवर्नर करता है। सी आंसर। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना। बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। सी आंसर। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? के संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर। ए आंसर। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनता है। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। 100% फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।